बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से कल भी आपने हमारा प्रोग्राम देखा होगा। पाकिस्तान जो है वो उसमें सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है, उन्हें मुज़ाकरात की तरफ लेके आ रहा है ताकि पूरी दुनिया का अमन जो है वो बना रहे, पूरी दुनिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर से इस वक्त बची रहे। इस्लामाबाद में इस हवाले से सालसी के हवाले से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कल, उसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से ममालिक होंगे, कौन कौन से ममालिक के वज़ीर ख़ारजा होंगे, ये भी तफसील से डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इसमें कौन सी ऐसी शख्सियत होगी जो पूरे जो है वो मिडल ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगी वहाँ पे। जाहिर है कि वो स्टीव विटकॉफ होंगे और उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, वो हालात को किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि आगे ईरान और अमेरिका या इसराइल जो है वो क्या करने जा रहे हैं, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तरफ तो जो कुछ थोड़ी बहुत हमने बात की थी कि जंग बंदी हुई थी, उसमें डिफरेंस था। वो जो 10 रोज़ की जंग बंदी है वो कुछ ख़ास जो है वो तवानाई की तनसीबात या तवानाई के मराकज़ के हवाले से है, बाकी जो जंग है वो जारी है। एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जी ईरान डील चाहता है, हम भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इसका कुछ जो है वो सलूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये तीनों जो हैं, ईरान, अमेरिका और इसराइल जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी करते जा रहे हैं। ईरान ने काफ़ी तबाही मचाई है इसराइल के अंदर, जिसकी जो है वो प्रॉपर रिपोर्टिंग तो नहीं हो पाती, प्रॉपर दिखा नहीं पाता वहाँ का मीडिया, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो पता लग रहा है, उसके मुताबिक ईरान ने इसराइल में काफ़ी तबाही मचा रखी है। उसको हम डिस्कस करेंगे कि दूसरी जानिब जो ईरान के हमले हैं जो अमेरिकन एयर बेसिस के ऊपर हैं वो भी जारी हैं। तीसरी बात हम करेंगे भारत के जंगी जुनून के हवाले से, जो एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। जब से भारत पाकिस्तान से जंग हारा, उसके बाद से वो अपने लिए बहुत सारी उसने ख़राबियाँ कर ली हैं, मज़ीद अपने लिए मसाइल बढ़ा लिए हैं। उसमें जो है वो अपना जो एक दफ़ाई अखराजात है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। बड़े जी 70 खरब के बताया जा रहा है कि उसने कोई जंगी तैयारे वगैरह या हथियार वगैरह जो है वो खरीदे हैं। तो भारत की क्या प्लानिंग है, भारत क्या करने जा रहा है, क्या जो है वो उसके दिमाग में चल रहा है, किस वजह से उसने इतने महंगे तैयारे खरीदे हैं, ये सारी बातें हम करेंगे इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट मिस्टर फैसल ड्रीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, जो मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, इसमें जी कौन कौन शामिल है? जो हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, उन्होंने किस किस के हवाले से बताया है कि क्या होने जा रहा है कल के मुज़ाकरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में फोकस्ड है सफारती तौर पे, और जी। पाकिस्तान आपको पता है कि लास्ट टाइम जब ईरान और इसराइल के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ था और इसराइल ने जहारियत की थी पाकिस्तान ईरान पे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने सफारतकारी की थी। उस वक्त आपको पता है कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो जाके वाइट हाउस में मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने सफारतकारी की और उस सफारतकारी के ज़रिए जंग बंदी हो गई थी। जी। इस दफ़ा भी इनिशिएटिव जो है वो पाकिस्तान का है, फील्ड मार्शल का है, प्राइम मिनिस्टर का है, इवन के साकदार का है, और ये तीनों लोग जो हैं मिल के ये काम कर रहे हैं कि ईरान के पर इसराइली जहारियत जो है वो किसी तरीके से ख़त्म करा दी जाए, और अमेरिका, इसराइल और ईरान को एक टेबल पे बिठा दिया जाए और टेबल टॉक के ज़रिए मामलात को तय करवा दिया जाए। जी। अब कल हमने बात की थी, आपको पता है कि उनकी शराइत क्या हैं, ईरान की शराइत क्या हैं और अमेरिका की शराइत क्या हैं, उस पर आगे चल के बात करते हैं। अभी आप वज़ीर ख़ारजा की बात कर रही हैं, तो सऊदीया, तुर्किया, मिस्र, इनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान में, और इसहाक़ डार साहब की दावत पे तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये वो मालिक हैं जो ख़ुद भी किसी ना किसी तरीके से जंग में मौजूद हैं। और सऊदी अरब पाकिस्तान का दरीना दोस्त है और बरादर इस्लामी मुल्क है। सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा भी मौजूद है पाकिस्तान का, और तुर्किया से भी पाकिस्तान के बड़े दरीना तल्लुकात हैं, बल्कि हमारे वज़ीर आज़म और तुर्किया के सदर के आपस में बड़े ही गहरे मरासिम हैं। और वो ठीक है, गो कि वो ज़ाती हैं, और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ लाएंगे। अब ये बैठक बड़ी अहम है। हाँ। इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि ख़ित्ते में ये जो अमन अमान की ख़राबी है, लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इसराइल का ईरान पर हमला है, अमेरिका उसका साथी है इसराइल का, वो भी ईरान पे हमले कर रहा है, आबना हुम्स की बंदिश जो है, इन सारों पे गौर किया जाएगा।
और इन सारों पे गौर करने के बाद कोई भी मुमकिना हल की जानिब जाया जाएगा। लेकिन अच्छा इसमें वो जो स्टीव विटकॉफ है उनका क्या किरदार होगा? मतलब ये तो वो हैं जो विक्टिम बन रहे हैं या किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो मेन फ्री कैन है जंग के वो तो इसमें शामिल नहीं है। ये फ्री कैन का बैठक नहीं है। बैठक फ्री कैन की जो है उस पर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये बैठक वो है जो अमन की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी तजावीज़ दे रहे हैं, अपने तौर पे फ्री कैन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, शराइत में ये भी आते हैं क्या? ये भी तो एक शर्त है ना ईरान की कि अपने अपने वो हवाई अड्डे अपने मुल्क से निकाल दें। नहीं, अमेरिका वो निकाल ले। वो ये है तो इनके अंदर हवाई अड्डे मौजूद मैं हैं। वही अर्ज करता हूँ, ये वो है कि सऊदी अरब में, मिस्र में, तुर्किया में तो शायद नहीं है, इन खलीजी ममालिक में अमेरिकन फौजी अड्डे मौजूद हैं। ईरान का ये शर्त है कि वहाँ से अपने फौजी अड्डों का इंखला कर लिया जाए। ये तो अभी बहुत कबल वक्त होगा कहना कि वो अड्डे वहाँ से खाली हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। मेरा वैसे अगर मेरे से आप ज़ाती तौर पे पूछें तो मैं कहूँगा नहीं हो सकते। क्यों? उसकी वजह ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसने अपने फौजी अड्डे दुनिया भर में फैला रखे हैं। बहरीन को भी इसमें वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था, उधर भी उनका फौजी चौनी मौजूद है। कतर को भी होना चाहिए था, उधर भी उनका दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा है। अमेरिका के बाद कोई फौजी अड्डा है तो वो कतर में है, ठीक है। तो वो भी मौजूद नहीं है। अब अगर मैं ये समझता हूँ कि ये लोग अगर फौजी अड्डों की बात करते हैं तो ये मैं नहीं समझता कि ये अड्डों की बात करने के लिए इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिना हल की जानिब जाना चाहते हैं और फ्री कैन की बात सब सुन चुके हैं, दुनिया भर सुन चुकी है, पाकिस्तान भी सुन चुका है, आप भी सुन चुकी हैं, मैं भी। एक दफ़ा मैं दोहरा देता हूँ अगर आप मौका दें तो। जी। उसमें ईरान ये कहता है कि अमेरिका खलीजी ममालिक में मौजूद जो उनके फौजी अड्डे हैं उनको वहाँ से ख़त्म कर दे फौरी तौर पर। ठीक है, वो जो बहुत मुश्किल है, जो मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान जो है उसमें जितना इसराइली और अमेरिकन हमलों के जरिए नुकसान हुआ है उसका हर्जाना पे कर दें, वो अरबों डॉलर में बनता है हर्जाना, ठीक है। ये दो बातें। तीसरी बात वो ये कहते हैं हमास और हिजबुल्ला, ये आप समझे कि मुबैना तौर पर कहा यह जाता है कि ईरान की मलेशियाज हैं। और आपने उस दिन देखा कि वो वज़ीर इसके इसराइल का एक शहर के मेयर जो हैं वो रोते हुए हिजबुल्ला पे इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि उन्होंने मलिया मेट कर दिया, शहर को सफाई हस्ती से मिटा दिया और हमें बंकर्स में छुप के ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है और हम किसी काबिल नहीं रहे और दुनिया हमारी मदद वो तो शहरी रो रहा था और वो जो उनका फौज का रहनुमा रो रहा था कि मैं 10 झंडे उठा नहीं, के वो शहरी नहीं है फरियाल, वो मेयर है उस शहर का, ठीक है। और इधर आपके पाकिस्तान में तो मेयर की कोई बुक्कत नहीं होती कि वहाँ पे बड़ा सोर्सफुल मेयर होता है। आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर के खिलाफ कितनी कैंपेन चलाई थी, मगर वो आके रहा। देखें, एक मेयर की बड़ी अथॉरिटी होती है। मेयर को आप कंसीडर करें स्टेट का वजीर आला। 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह सूबे इंडिपेंडेंट हैं, आप ये समझें कि मेयर भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव वाला एक रोल रखते हैं। मेयर के पास बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, मेयर के पास बहुत डेवलपमेंट वर्क होता है, मेयर के पास बहुत टैक्सीज की इख्तियारात होते हैं, मेयर के पास बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो मेयर जो था वो कह रहा था कि हम अपनी बच्चियों को कहाँ लेके जाएं, हमें ये बताया जाए। अब उस मेयर ने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई जब इसराइल गज़ा में ये काम कर रहा था। और मैं नहीं समझता हमास या हिजबुल्ला या ईरान जो है वो मतलब शहरी आबादी पर इसराइल के मार कर रहा है। वो ज़ाहिरी बात है उनकी एटमी तनसीबात को ही हिट कर रहा है। आप ये देखें कि अमेरिका ने 10 रोज़ के लिए ये बात की थी कि इसराइल और ईरान के दरमियान या अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान फलां इश्यूज़ पर जंगबंदी होगी तवानाई के हवाले से, ठीक है। पर वो इसराइल उस पर पूरा नहीं उतर सका। उस पर भी आगे चल के बात करते हैं बहरहाल। अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है कि फिर आप उसके आर्मी चीफ की बात कर रही हैं, उसने रेड झंडे उठा के तो ये ऐलान किया कि इसराइली फ़ौज जो है वो टूट फूट का शिकार है। मैंने आपको कल भी बताया था प्रोग्राम में कि इसराइल की फ़ौज जो है वो जिस तरह कोरोना में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, इसराइली फ़ौज जो है वर्क फ्रॉम होटल्स कर रही है।
वो होटल्स में रह रही है, वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते, वो मैदान जंग में मौजूद नहीं है, वो टेक्नोलॉजी गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ईरान ने इस दफ़ा इसराइल का मंसूबा या इसराइल का जो थीम था वो मलियामेट कर दिया। इसराइल के बारे में हम सब ये कहते थे कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक इमेज सेट कर रखा था, इमेज सेट कर रखा था, और हकीकत नहीं थी वो। नहीं, हकीकत भी थी, पर ये नहीं पता था कि दुनिया भी टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है। ठीक है ना। तो इसराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो तबाह हो गई और साफ पता लग गया पूरी दुनिया को कि इसराइल के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ईरान जैसे एक शिकस्ता हाल मुल्क और जो हाल जंग में रहता है कि अब ये दो एग्जांपल सेट हो गई हैं दुनिया में। इंडिया ने भी अपने से कम ताकतवर मुल्क दफाई तौर पे अपने से कम ताकतवर मुस्लिम मुल्क से टक्कर ली और हारा बहुत बुरी तरह। इसराइल और अमेरिका ने भी वही किया कि अपने से काफी नीचे वाले जो है वो ताकत रखने वाले मुल्क से, लेकिन इस्लामी मुल्क से बड़ी बुरी तरह मार खाई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने ये किया कि इंडिया की भी बड़ी मिथ बनी हुई थी दुनिया में। आपने बिल्कुल एग्जाम्पल ठीक कोड किया। इंडिया के बारे में ये कहा जाता था कि इंडिया इस खत्ते का थानेदार है। हाँ। और इंडिया इस खत्ते में होने वाली कोई भी नागहानी सूरत हाल में इंडिया को चौधरी का किरदार सौंपा जाता था। और जाहिर है दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका के बारे में लोग ये समझते हैं। हाँ, अब अमेरिका के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका को मैं सच जंग का हिस्सा इसलिए नहीं समझता, मतलब जंग में वो मौजूद है, पर उनको ट्रैप किया गया है और वो ट्रैप किया गया नेतन्याहू की जानिब से। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो एक्सपोज हो गया। 2025-26 जो है ना वो बड़ा एहतसाब का साल लग रहा है मुझे। और वो एक्सपोज हो गया। वो 4 रोज़ा जंग जो थी वो इंडिया के मतलब बुनियादों में बैठ गई, बुनियादें हिल गई उनकी। ठीक है ना। और फिर हुआ ये कि पाकिस्तान का तूती जो है वो दुनिया में बोलना शुरू हो गया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या आर्मी चीफ थे उस वक्त शायद, तो उनको वाइट हाउस में सदर ने 1-on-1 मुलाकात के लिए कॉल ऑन किया और फिर अपनी कैबिनेट को बिठा के उनसे मुलाकात कराई। तो ये बड़ी ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए। हाँ, अभी हम एज मुहिब्बे वतन बात करते हैं कि पाकिस्तान किस स्टेज पे जा रहा है और पाकिस्तान को क्या क्या अर्निंग हो रही है। मैं कुछ बाहर बैठे व्लॉगर्स जो पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं करते, पर आज मैंने एक व्लॉगर की बात सुनी है, उसने पाकिस्तान की किरदार को बहुत सराहा है। मैं उसे बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि जब मुल्क की सालमियत का मसला है, मुहिब्बे वतनी का मसला है, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाना चाहिए। इस दफ़ा पूरी कौम इकट्ठी है। आपको याद है 10 इंडिया की दफ़ा भी बिल्कुल इंडिया, वही मैं अर्ज करने लगा था, 10 मई को इंडिया के साथ भी यही हुआ था कि पूरी कौम जो है वो कोई सिवाय वो अगर कोई पीटीआई से हो, कोई पीपल्स पार्टी से हो, वो एमकेएम से हो, वो नून लीग से हो, वो किसी जमात से भी हो, जेयूआई से हो, वो सारों ने मिलकर फ़ौज को का हौसला बढ़ाया था और उनके साथ शाना बशाना चलने के अज़म किया था। तो मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा ये 10 मई से बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान का, क्योंकि ईरान ये कहता है कि हमास और हिजबुल्लाह पर हम ये बात कर रहे थे, कहीं और चले गए थे बातें करते करते। ईरान ये कहता है हिजबुल्लाह और उस पे हमास पे जो है वो जो हमले हैं वो बंद किए जाए। ठीक है। अब फिर ईरान ये कहता है कि वो आपको मैंने बताया कि तखमीना लगा के अरबों डॉलर जो है वो दिया जाए। फिर ईरान ये कहता है आबनाए हम्स पे ईरान का कब्जा कायम रहेगा, वहाँ पे कोई और मुल्क को आने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, फिर ईरान ये कहता है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि दुनिया इस बात की गारंटी दे कि आने वाले वक्त में इसराइल और अमेरिका ईरान पर कभी हमला नहीं करेंगे। ठीक है। फिर ईरान ये कहता है कि इसराइल और अमेरिका अपनी इस जारियत पर दुनिया के सामने ईरान से माफ़ी मांगे। ठीक है। ये उनके मेन पॉइंट्स हैं जो ईरान डिमांड करता है। तो अब ये जो लोग कल इकट्ठे हो रहे हैं, ये इन पॉइंट्स को कैसे मेक श्योर करेंगे, कैसे रजामंद करेंगे? ये एक मुश्किल काम है। मैंने आपको कल भी बताया था
मैं ये अर्ज करता हूँ कि अब अमेरिका क्या कहता है, आप अमेरिका की डिमांड भी सुन लें ना, ताकि आप उसमें आपको पता लगे कि ये इनका तसादुम है या कोई मिलती जुलती बात है। अमेरिका ये कहता है कि ईरान अपने केमियाई एटमी जो मिसाइल हैं उनकी प्रोडक्शन बंद कर दे। अच्छा। ईरान ये अमेरिका ये कहता है कि आपके एटम बम की तकमील या एटम बम की जो प्रोडक्शन है वो ईरान बंद कर दे, और यूरेनियम जो एटम बम के मतलब उनके वो क्या रॉ मटेरियल वो सारा यहाँ तो मतलब ज़ाया कर दे या डिस्पोज ऑफ कर दे या अमेरिका के हवाले कर दे। ठीक है। अच्छा, उस पे तीसरी बात वो ये कहते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह, जिसके वो कहते हैं कि हमले नहीं करने, हमास और हिजबुल्लाह जो हैं वो उनसे उनकी फंडिंग और उनकी बैकअप करना बंद कर दें। उनको मतलब आप समझें कि उनसे इसराइल को बचा लें, उनसे इसराइल को बचा लें और उनसे अपने लातलकी का इज़हार करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये कहता है, फिर वो ये कहते हैं कि ईरान मतलब एक तो न्यूक्लियर पावर नहीं होगा ये वगैरह वगैरह। ये न्यूक्लियर पावर वाली बात मैं डे फर्स्ट से कर रहा हूँ कि आयतुल्लाह खामनेई जो है उन्होंने ये फतवा दिया था। फिर मैंने ये अहले तशी के उलमा इकराम से पूछा कि ये आप क्यों कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई, मेरे से कुछ लोग बात करते थे, वो ये कहते थे कि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद जो नए सुप्रीम लीडर आएंगे वो पॉलिसी को चेंज कर लेंगे और चेंज करके ये एटमी ताकत बना लेंगे ईरान को। तो मैंने इस पे फिर कुछ उलमा इकराम से बात की, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि पहली बात यह है कि अहले तशी फ़िक़ा में समझा ये जाता है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी साजिश, कोई भी ऐसा प्लान जिससे लोगों के को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, लोगों के मरने का अंदेशा हो, लोगों की जानो माल का नुकसान हो, इस पे ये समझा जाता है कि जिसने उसको इनिशिएट किया या जिसने ये ऑर्डर्स दिए या जिसकी बिल थी वो सारी उम्र उसके खाते में पड़ते रहेंगे। अगर ईरान अगले 100 साल या 200 साल एटमी कुव्वत रहता है तो उस 200 साल के बाद ये होगा कि 200 साल आयतुल्लाह खामनेई ने अगर ये डिक्लेयर किया है कि एटमी ताकत बन जाए तो 200 साल के बाद ये होगा जनाब कि क्या नाम है उसका, ये होगा कि वो सारा जो उसका नुकसान या साइड इफेक्ट्स इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, उसका नुकसान या गुनाह जो है वो आयतुल्लाह खामनेई को जाता रहेगा। अच्छा। इसलिए अहले तशी फ़िक़ा में ऐसी किसी चीज़ बनाने की ममानत है जिससे किसी की जान, तो फिर लड़ाई किस बात की अगर वो खुद ही नहीं बनाना चाहते? तो यही मैं अर्ज करता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम एक फतवा दिया हुआ था आयतुल्लाह खामनेई ने कि ये नहीं करना। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को उनसे क्या चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसराइल के हाथों ट्रैप हो जाते थे। इसराइल ने इस दफा भी ट्रैप किया उन्हें। आप ये समझ लें कि उन्होंने ट्रैप करके और डोनाल्ड ट्रंप को अभी डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे चले गए, ट्रैप भी किया और साथ ब्लैकमेल भी किया। वही मैं कह रहा हूँ, ब्लैकमेल भी किया और डोनाल्ड ट्रंप आप चले गए बैकफुट पे, उन्होंने अपनी हिकमत अमली तैयार कर लिया। अब उन्होंने कर दिया फ्रंट फुट पे जेडी वैंस को। अच्छा। और जेडी वैंस को ने एक बरतानवी जरीदा है डेली मेल, बड़ा क्रेडिबल जरीदा है, ठीक है, और उसने ये कहा है, लिखा है, आज स्टोरी है देख सकते हैं, उसने ये लिखा है कि जेडी वैंस ने नेतन्याहू को काफ़ी मतलब डांटा है या मलामत की है इस बात पे कि आपने आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के हवाले से अमेरिका को मिसगाइड किया, और ये कहा कि आयतुल्लाह खामनेई अगर शहीद हो गए तो अगर टारगेट कर लें और उन्हें अगर शहीद कर दिया जाए तो ईरान में रजीम चेंज होने में बहुत मददगार साबित होगा। और हुआ ये कि जब हमने उन्हें टारगेट कर लिया तो उसके बाद अवाम जो है वो सड़कों पे उमड़ आए उनकी मोहब्बत में और सिम्पति वोट्स हुकूमत को मिल गए। अब दूसरी तरफ एक आयतुल्लाह खामनेई की एक तस्वीर जारी हुई है, हाँ जी, जिसमें शहादत से पहले 1-2 घंटे पहले, नहीं उससे भी कम वक्त, हाँ, आधा पौना घंटा, वो अपने ऑफिस में बैठ के तो कहते हैं ना वो बंकर में चले गए हैं वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं था, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। और वो ऑफिस है जिसमें हमने हजारों दफा तस्वीर देखी है, कभी किसी भी मुल्क से जो भी लोग मिलने आते थे तो वो वहां बैठे मुलाकात जी।
तो वो उधर बैठ के तो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। अच्छा, ये एक वीडियो और है, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, एक 7-8 साल का बच्चा है, आयतुल्लाह खामनेई के पास आता है और वो कहता है कि आप दुआ करें आगा जानी कि मैं शहीद हो जाऊं, तो वो उसे मुस्कुरा के गोद में बिठाते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल करेंगे, अगर आप तालीम हासिल करो अच्छे से, अपने वालिदैन की खिदमत पहले करो, ये काम करो और इस्लाम के लिए काम करो, और जब आप 80 से 90 साल के हो जाओगे तो आप शहीद भी अब हो आप ये देखें, ये एक इस्लामिक गाइडेंस थी ना, हाँ। कि नहीं बेटे अभी आपको और बड़े काम करने हैं, आप पहले पढ़ो लिखो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, फिर आप इस्लाम के लिए प्रैक्टिकली कुछ करो, फिर कहीं जाके अल्लाह ताला आपको शहादत। और जो लोग, वो हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जो लोग एंटी इस्लाम चीजें बच्चों को सिखाते हैं, खुद कुछ हमलावर से जो वाली ट्रेनिंग देते हैं, उनको तो हम इस्लाम वो के तो दायरा बिल्कुल कार ही में समझते हाँ, ही नहीं है ना। उसको इसका उनको मतलब तो है हम कि वो इस्लाम, ये चीज नहीं है, वो जो मैं डायरेक्टली ये आपको ये इल्म देता है कि जाओ और अपने आप को कहीं पे बम फोड़ दो, ऐसा नहीं उसका है। इस्लाम से कोई लेना देना कोई नहीं है। लेना जो देना इस्लामिक गाइडेंस थी उसकी मिसाल हमने ये देखी। जी बट साहब कंटिन्यू। तो वो ठीक है, ऐसी बात भी कर लेनी चाहिए, ये मेरा ख्याल है कि लोगों तक ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो हुआ ये कि जेडी वैंस अगर लड़ पड़े हैं नेतन्याहू से, उन्होंने डांटा है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान कुछ फासला आ रहा है। व्हाट्सएप वो जो स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि होपफुली मुलाकात हो जाएगी ईरान की और अमेरिका की। देखो, स्टीव विटकॉफ और जैरेड किश्नर, जैरेड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, स्टीव विटकॉफ जो है वो लेकिन दामाद तो है, लेकिन दामाद तो है, लेकिन क्या पॉलिटिकली या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हवाले से वो इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, इतना उसके अंदर वैल्यू या इतनी उसकी पर्सनालिटी है स्ट्रॉन्ग कि वो आए और मुज़ाकरात करे जंगबंदी के? मैं अर्ज़ करता हूँ, अब पाकिस्तान की मिसाल दे देते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई सदारती वज़ीर आज़म का या चीफ मिनिस्टर का त्यारा इंटाइटल्ड है, अगर वो उन्होंने इस्तेमाल करना हो तो वो कर सकते हैं, और अगर उनके किसी रिश्तेदार ने इस्तेमाल करना हो तो पहले ज़रा अखलाकियात, रवायात और इक़दार मौजूद थी। तो उस वक्त ये होता था कि वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर किसी ना कैबिनेट मेंबर को रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे फलां रिश्तेदार ने फलां जगह जाना है, लाइक लाहौर से कराची जाना है, तो आप साथ चले जाएं, क्योंकि वो इंटाइटल्ड था, मिनिस्टर इंटाइटल्ड है। तो वो पीछे बैठ के वो भी बेचारा चला जाता थी पिछली सीट पे, और फैमिली भी अकोमोडेट हो जाती थी। ठीक है, ये थी अखलाकियात, रवायात, थोड़ा SOPs का ख्याल रखा जाता था। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अब अखलाकियात और रवायात का पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जनाजा निकल चुका। अब ये है कि अमेरिका की अगर आप बात करें तो ये जैरेड किश्नर जो हैं, यही सऊदी अरब से भी मामला तय करते हैं, ये और दूसरे ममालिक से भी, नेतन्याहू से भी मिलने जाते हैं। मामलात है, अब तो जंग है। नहीं, वो जंग यही है ना, मामलात यही है। अच्छा, यानी कि ये अपने ट्रंप साहब का या अपने, मैं क्या कहूँ, अब सुसर साहब की गारंटी देगा जेड़ा कि नहीं देती जा सकती। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ईरानी जो लीडरशिप है वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड किश्नर को समझते हैं कि ये यहूदी लॉबी के हिस्सा हैं। वो ये समझते हैं कि ये इसराइल की बात करेंगे, उसकी साइड लेंगे, फेवर लेंगे। वो कहते हैं कि हम जेडी वैंस और मार्को रूबियो से बात करना चाहते हैं ऑफिशियल उसमें कैपेसिटी में। exactly जो आप इतराज कर रही हैं ना, वही मैं कह रहा हूं। वो कहते हैं कि नहीं, असी किश्नर नाल ते और नाल नहीं करनी गलबात, असी करना है जनाब और नाल मार्को रूबियो और जेडी वैंस। अब जेडी वैंस मैदान में आ गए, पर मेरा ख्याल उनकी जायज बात है। वो तो पहले भी कहता था जंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो तो इसके खिलाफ था। जेडी वैंस ने जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था तो उन्होंने अपनी राय ये दी थी कि जंग नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बहरहाल जंग का उनकी बात सुनी नहीं गई थी और जंग शुरू हो गई थी। अब वो आ गए मैदान में। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप, जो आप शुरू में बात कर रही थी, एप्स्टाइन फाइल की वाले से ब्लैकमेल भी हुए थे इसराइल से, तो अब जेडी वैंस का तो एप्स्टाइन फाइल में जिक्र नहीं है। तो मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वैंस को आगे किया। उनका ये ख्याल है कि इंडिया को मुमकिना खतरात और मसाइल से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, और एक ब्रेक लेते हैं। दूसरी एक छोटी सी बात, दूसरी बात ये है कि अगर स्टीव विटकॉफ और जैरेड किश्नर ये का डेलीगेशन हट जाता है और जेडी वैंस और मार्को रूबियो आ जाते हैं, तो मुझे मुज़ाकरात के कामयाब होने की
उम्मीद भी है। ठीक है। किशनर और स्टेविटकॉफ के अगर होंगे तो वो काम नहीं बनेगा। हाँ, काम नहीं उन पे ट्रस्ट नहीं है। उन पे ट्रस्ट ठीक है, एक ब्रेक पे चलते हैं नाज़रीन, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं, बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं इस हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को फिर से कंटिन्यू करेंगे और अब बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के हवाले से, जो कि कहते हैं कि ईरान डील करना चाहता है और हम भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा भी निकल आएगा। दूसरी जानिब वो क्या कर रहे हैं कि इसराइल, अमेरिका और ईरान तीनों, उनके जो अटैक्स हैं वो भी जारी हैं, बल्कि जोरों शोर से जारी हैं। बट साहब, कभी तो हम सुनते हैं 10 दिन की जंगबंदी, वो एक खास क्राइटेरिया था उसका, तवानाई तनसीबात थी, वो भी पूरी नहीं हो सकी। ईरान डील करना चाहता है, हम भी मुज़ाकरा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं जो जिनका कोई समझ नहीं आता वाज़े। तो अगर आप मुज़ाकरात भी चाहते हैं, फिर आपने एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर भी मांगा कि हमें ईरान जो है वो एक सिग्नल दे कि ईरान सीरियस है। ईरान ने वो भी आपने हमसे थोड़ी देर के लिए खोल के वो भी आपको दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी वो शराइत के ऊपर अटके हुए हैं, या जो डिमांड्स हैं सो कॉल्ड, जो ईरान डेफिनेटली नहीं मानेगा, अगर माननी होती तो ईरान इतना रिटेलिएट ही क्यों करता? देखें, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने जो हम पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने जंगबंदी या मुज़ाकरात को तूल देने के लिए या मुज़ाकरात की कामयाबी को मुमकिन बनाने के लिए ये कहा था कि इसराइल जो है वो ईरान के किसी भी एटमी यानी कि लाइक तवानाई के जो उनके हेड्स हैं उन पर हमला नहीं करेगा। लाइक कारखाना हो सकता है, स्टील मिल हो सकती है, बिजली घर हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसराइल को इस बात से मना किया गया था, पर गुज़िश्ता रात इसराइल ने उन पे हमले किए और उसकी खिलाफ वर्जी की है रूल्स की। अब पहले भी माजी में भी यही होता रहा है कि जब भी आप वो देखते रहे हैं मुज़ाकरात तो फिर आपकी लड़ाई होती रही है, ठीक है ना। तो अब मुझे ये लगता है कि शायद आने वाले वक्त में अगर खुदा ना खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसमें इसराइल का बहुत बड़ा किरदार होगा। अच्छा। और इस अमेरिका ये मुज़ाकरात की कामयाबी चाहता है। हाँ। वो सीरियसनेस शो कर रहा है। हाँ। ईरान भी मुज़ाकरात करना चाहता है और वो भी सीरियसनेस शो कर रहा है। इसराइल जो बीच में फितना है वो इसराइल है। हाँ। और अगर इसराइल इसी तरह लगा रहा तो मेरे ख्याल ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर तो इसराइल डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी मिसगाइड कर रहा है और वो तो अमेरिका का भी सिंसियर ना हुआ फिर। नहीं, तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिसगाइड किया जा रहा है, पहले भी किया गया था, ब्लैकमेल एंड मिसगाइड, आज मिसगाइड किया जा रहा है। तो जेडी वैंस की एंट्री जो है वो मेरे ख्याल शायद इस वजह से हुई है कि जेडी वैंस जो है वो अब नेतन्याहू को डील करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर डेफिनेटली माइंड किया होगा। इन डेली मेल की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है कि उन्होंने जेडी वैंस ने नेतन्याहू को काफ़ी डांटा है और उन्हें इस बात पे शटअप कॉल दी है कि उन्होंने अमेरिका को मिसगाइड करने की कोशिश की है। कोशिश क्या की है, हो गई है। नुकसान कितना हुआ। हाँ। ना देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो सीरियस होना ही पड़ेगा क्योंकि उसने तो एक सुपर पावर के जोन में उठ के जो है वो अटैक कर दिया। उसको नहीं अंदाजा था कि हमारी एयर बेसिस पे इतना नुकसान होगा। खलीजी ममालिक जिनको हमने ये जो है वो झूठ बोला हुआ है कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, वहां अपनी एयर बेसिस की आप हिफाजत नहीं कर सके, तो उनको आप जो है वो क्या हिफाजत करेंगे। फिर दूसरी तरफ जो पूरी दुनिया में उनका इमेज खराब हुआ अमेरिका का, अपनी अवाम में जो डोनाल्ड ट्रंप का इमेज खराब हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप को तो यकीनन मुज़ाकरात ही चाहिए और फेस सेविंग ही चाहिए। वो जैसे कि उन्हें सजेशन भी मिली हुई है कि बेशक झूठी हार का अनाउंसमेंट करो तो लेकिन निकलो ईरान से। उसी पे बात कर लेते हैं जो उनकी बड़ी बड़ी एयर बेसिस हैं, जिसमें कतर की भी है, जिसमें सऊदी अरब की। ईरान दावा करता है कि हमने वहाँ काफ़ी तबाही की है। उनके एयर जेट्स भी बताए हैं कि वो भी जो है वो कुवैत के अंदर वो भी उनके जो है वो समुद्र के अंदर, दरिया के अंदर जो है वो निस्तो नाबूद हो गए। फिर उन्होंने उनकी जो शिप्स थी उनके ऊपर भी अटैक किया, फौजियों को भी जख्मी किया। तो ईरान तो बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि हमने फलां फलां जगह अटैक किए हैं। आप समझते हैं कि अमेरिका का वाकई इतना नुकसान हुआ? इसराइल का नुकसान तो हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कितना नुकसान? देखिए, वो हमने पहले भी कई दफ़ा प्रोग्राम में बात की है कि इसराइल के हवाले से अभी तक की जो सूरत हाल है वो आपको पता है कि वो बड़ा कंट्रोल्ड मीडिया चला रहे हैं। उधर जो उनके मेयर की जो हम अभी बात कर रहे थे,
वो मेयर ये कहता है कि हमारा शहर जो है वो सफाई से मिट चुका है। तो उनका आर्मी चीफ कहता है कि फौज में टूट फूट हो गई है। उनका आर्मी चीफ कहता है कवानीन में अगर तब्दीली ना की गई तो ये फौज जो है ख़त्म हो जाएगी इसराइल की। और पूरी दुनिया में ये मिथ थी कि सबसे ताकतवर और जो मतलब एडवांस फौज है वो इसराइल की है, तो वो तो एक्सपोज हो गए। अब अगली बात ये है कि इसराइल इस जंग में अपना बहुत नुकसान कर बैठा है, पर असल इसराइल एक आप समझे कि दुश्मन था ईरान का। अमेरिका ऐसा उस तरह दुश्मन नहीं था। अमेरिका ईरान के साथ इस तरह नहीं लड़ना चाहता था, ठीक है, पर इसराइल ने उनको मजबूर किया, अमेरिका उसमें शामिल हुआ, अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब अगली बात यह है कि फॉक्स न्यूज ने एक सर्वे किया और सर्वे में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जो है वो मजीद गिर रही है 59%, यानी कि 60%। अच्छा, वो तो जंग से पहले ही गिर रही थी, पहले ही गिर रही थी। अब मजीद 59 मतलब 60% अवाम जो हैं उन्होंने इस बात जंग की मुखालफत की है। अब आप अंदाजा लगा लें, अगर उन्होंने जंग की मुखालफत किया है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने जंग की मुखालफत किया जेडी वैंस ने, ठीक है, और अगर मिड टर्म इलेक्शन आ जाते हैं, ये नवंबर में आए खड़े हैं सिर पे, ठीक है, और मिड टर्म इलेक्शन आ जाते हैं, उसमें रिपब्लिकन जो है वो लूज कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को भी बहुत नुकसान है इनके पास और डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत नुकसान है। इस पार्टी के पास एक यही मुनफरिद चीज थी ना दूसरी से कि हम अमन करते, हम जंगे नहीं करते। देखें नेपाल में मतलब रजीम चेंज हुई है और नेपाल में जो रजीम चेंज हुई है उनका एक बयानिया था जो उनकी आवाम को चाहिए था। उन्होंने वो बयानिया लिया, 35 साल का लड़का जो है वो गुलकार था, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन का बयानिया लेके ना चलते तो डोनाल्ड ट्रंप आज सदर ही ना होते। अमेरिकन अमन पसंद लोग हैं। मैं सदर बुश की बात नहीं करता, मैं किसी बाराक ओबामा या क्लिंटन की बात नहीं करता, मैं अवाम की बात करता हूँ। वो पुरअमन रहना चाहते हैं और पुरअमन रखना चाहते हैं। तो उनको ये ख्वाब दिखाया गया था, उनको ये मंशूर पेश किया गया था कि दुनिया में जंगों का खात्मा किया जाएगा और आने वाले वक्त में वहाँ पे मतलब जो है जंगों का जब खात्मा होगा और अमेरिका जो है मतलब टेक्नोलॉजी में तरक्की करेगा। तो इधर तो उल्ट हो गया सारा कुछ, इधर जंगें साथ चल रही हैं और टेक्नोलॉजी की कोई दाग बेल डाली नहीं है रिपब्लिकन ने। तो मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन हैं वो इस बात पे रिपब्लिकन की मुखालफत करेंगे। देखिए उनके फौजी मारे गए हैं, अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। फिर पासदाराना इनकलाब का दावा है कि उन्होंने दुबई के जो है वो होटल में और उधर जो आसपास साहिल के एरिया था वहां पे भी अमेरिकी फौजी मारे हैं उन्होंने। तो ये जो सारे फौजी मारना और फिर उनकी इतनी सारी जो रीफ्यूलिंग के उनके जो है वो जहाज थे वो भी तबाह किए हैं ईरान ने। ये जो रडार सिस्टम इतना बड़ा उनका तबाह किया, इतना महंगा, तो अमेरिकी अवाम जो है वो तो अपना पैसा या अपनी इनकम या अपनी चीजें इस तरह वेस्ट, और सबसे जरूरी उनकी जो कीमती जानें फौजियों की जा रही हैं इसराइल के पीछे, वो तबाह करने के हक में बिल्कुल नहीं हो सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जिन मुजाहिरों और जिन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो उससे भुखला के जंग बंदी की तरफ आना चाहते हैं या फिर वाकई वो समझ चुके हैं कि इसराइल ने मुझे मिसगाइड किया? ये दोनों चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि इसराइल ने उन्हें मिसगाइड किया, और दूसरा आप देखें ना आयतुल्ला खामनाई की अमेरिका की अपनी जो एजेंसीज हैं 18 हैं तकरीबन, उनका क्या सर्वे था? वो ईरान को वो भी इतना जो है वो मेरा ख्याल ये है कि मिसगाइड की बजाय वो ब्लैकमेल ज्यादा हुए हैं। और दूसरा मैं ये समझता हूं कि सदर ट्रंप जो हैं वो ये समझते थे कि अगर वाकई आयतुल्ला खामनाई की शहादत हो जाए तो वहां पे रजीम चेंज हो जाएगी और वो जो रजा पहल भी उधर फिर रहा है पैंट कोट पहन के, वो उधर आ जाएगा। उसे लगता था ये कोई इतने बड़ा इट्स नॉट अ बिग डील, उसे लगता था कि ईरान को करना आसान है। एग्रीड, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि सदर ट्रंप को दो चीज़ों का सामना है, एक अपने अवाम की मुखालफत, एक डेमोक्रेट्स की मुखालफत और एक कांग्रेस की मुखालफत। आपको पता है कांग्रेस ने भी इजाज़त नहीं दी थी, और तीसरा आने वाले मिड टर्म इलेक्शन। ये चार चीज़ों का सामना है उन्हें। वो सदर ट्रंप जो हैं वो वेनेजुएला वाला काम भी हाल ही में कर चुके हैं। कि वो अपना क्या फ्यूचर देख रहा है इस सारे मामला में? वो मेरा प्लान तो कर रहा होगा। मुझे ये लगता है कि वो एक विनिंग ट्रॉफी कोई नुमाइशी तौर पे लेके ईरान की जंग से निकलना चाहते हैं। वो ये समझते हैं फेस बच जाए, फेस वैल्यू के लिए। हाँ जी।
और इसराइल भी यही चाहता है। खैर इसराइल को तो शायद इतनी परवाह ना हो, लेकिन अमेरिका को है। लेकिन बट साहब ईरान तो अब अपना इस दुनिया को दिखा चुका है, उसको तो कोई फेस वैल्यू नहीं चाहिए। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि या तुम नहीं या हम नहीं। तो ईरान इसकी अब जो इतने सख्ती का स्टांस ईरान ने ले रखा है, पाकिस्तान भी, कल भी हम बात कर रहे थे, फिर हमें उस तरफ आना पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। ईरान को बार बार, बेशक ईरान के साथ हमारे रिलेशन स्मूथ हैं, ईरान हमें हमारा थैंकफुल भी रहा इस पूरे सिनेरियो के अंदर, लेकिन अगर हम किसी चीज पे कहते हैं ना थोड़ा सा आप कम कर लें, थोड़ा सा आप कम कर लें, अगर वो अमेरिका को कोई एक दो शराइत कम करवा लेता है तो क्या ईरान भी बात मान लेगा? फ्लेक्सिबिलिटी है ईरान के अंदर, या इस बार वो बड़े सख्त है अमेरिका के हवाले से? मुझे ये लगता है कि ईरान एक बैनुल-अक़वामी गारंटर चाहता है कि आइंदा इसराइल और अमेरिका जो है उस पर हमला मत करे। लेकिन ये बिल्ली के गले में वो क्या कहते हैं, घंटी कौन बांधेगा? देखिए ये हमारे इस्लामाबाद में जो वुज़रा खारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरा ख्याल है उसमें कोई हल निकलेगा जरूर, क्योंकि अमन के लिए बात करना मुश्किल तो बहुत है, पर उसका हल कोई ना कोई निकल आता है। और मुझे ये लगता है कि जब तमाम फ्रीकैन ये चाह रहे हो, ईरान का भी बहुत नुकसान हो चुका है, इसराइल भी इस वक्त मलिया मेट है, और अमेरिका जो है वो इस जंग से भागना चाहता है। अच्छा, अवाम बड़ी नाखुश थी अमेरिका की, तो हम देख रहे थे। अब तो इसराइल की अवाम भी जो है वो नेतन्याहू के बड़े खिलाफ है। उन्होंने भी कह दिया कि कोई प्लानिंग ही नहीं थी इस जंग की, तो किसी प्लानिंग के बगैर सारा नुकसान कर दिया, हमें जो है वो निस्तो नाबूद करवा दिया। वो यूनानी पता नहीं सहरा या यूनानी दरिया की भी कोई बात हम सुन रहे थे, वो यूनानी दरिया की बात यह है कि इसराइल ये समझता है कि जितना उनका मलिया मेट कर दिया ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन मार मार के, वो यूनानी एक जजीरा है, वहाँ पे आबादकारी के बारे में सोच रहे हैं। अब आप इस एक जुमले से अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल जो है वो कहाँ पे खड़ा है और कितनी तबाही वहाँ पे हो चुकी है कि वो अपने मुल्क से हिजरत या अपनी जगह से हिजरत करना चाहते हैं और यूनानी जजीरे में आबादकारी करना चाहते हैं। मुझे पता था कि हम कुछ नहीं है, हम अगर ईरान से लड़ना है तो उसके लिए हमें अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। देखे ना गजा फलस्तीन के ऊपर वो अकेले करते रहते थे जारियत, लेकिन ईरान जैसे मुल्क से लड़ने के लिए उन्हें अमेरिका को साथ में लाना पड़ा। लेकिन अमेरिका उनकी क्या मदद कर सका है? आप समझते हैं कि इसराइल को बचा सका है फिर अमेरिका? मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी फासला आ गया है इस जंग की वजह से, क्योंकि इसराइल ने उनको मिसयूज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले वक्त में इसराइल ना सिर्फ ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह के सामने एक्सपोज हुआ है, दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। हमें तो खैर उसका पहले से ही पता था ना। हाँ। हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं थी, हम तो जानते हैं उसके किरदार को। लेकिन अब जो मगरबी दुनिया में या यूरोप में या बाकी लोगों ने उसका चेहरा देखा है, उसके बाद अब इसराइल का कोई साथ देगा? अभी तक तो उसने ये कह दिया कि हम सफारती तौर पर तनहा दिखाई दे रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। देखें उनके जो सफ़ीर है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो भी वहाँ पे एम्बुलेंसों के शोर की जो वीडियोस हैं वो माइक पे ऑन करके चलाते हैं और शुरा को सुनाते हैं, पर उन्हें ये याद नहीं रहता कि गजा की एम्बुलेंसों की वहाँ तो तुम लोग एम्बुलेंस भी नहीं चलने देते थे। वहाँ पे भूखे प्यासे बच्चों के लिए खाना और पानी भेजने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पे अस्पतालों पर बमबारी की जाती थी। वहाँ पे 1000 खानदानों को सफायस्ती से मिटा दिया गया। वहाँ पे इंसानियत की नस्ल के, लेकिन फिर भी जीत नहीं सके, वो जीत नहीं सके आज तक। हमास और जो है वो उसकी ये जब ये इसराइल धमकियां दे रहा था, तो जो इंटरनेशनल मतलब तजियाकार थे या डिफेंस एनालिस्ट थे, वो यही कह रहे थे कि इसराइल आज तक गजा में तो अपनी रिट कायम नहीं कर सका, तो ईरान के साथ कैसे कर सकता है? पर मेरा ख्याल है कि इसराइल ने अमेरिका को साथ मिला के अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया। लेकिन अब शायद डोनाल्ड ट्रंप इसकी कैलकुलेशन पे नहीं चल रहे, अब शायद वो अपनी 18 एजेंसियों की कैलकुलेशन पे चल रहे हैं, क्योंकि 18 एजेंसियों ने कह चुकी हैं कि ईरान पे रजीम चेंज नहीं हो सकता। तो ये डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं। तो रजीम चेंज वाली शर्त भी नहीं है, बट साहब देखें बीच में उन्होंने ये शर्त नहीं दी हुई कि अपनी हुकूमत बदले। नहीं, वो तो अब देने की पोजीशन में नहीं है ना। हाँ। वो तो अब देने की बेसिकली अमेरिका शर्तें लगाने की पोजीशन में नहीं है, वो तो बस अब दुनिया को दिखाने के लिए। ये देखें कि सदर मसूद पेशकियान जो हैं, हाँ। वो गुज़िश्ता रोज एक वीडियो आई है, वो अपने ग्रोसरी स्टोर पे एक मार्केट में चले गए और उन्होंने जाके वहाँ पे लोगों के साथ। अच्छा माशाल्लाह, फिर ऐसा कोई मसला नहीं हमने सुना कि ईरान में जंग है तो खुदा न खास्ता कोई ग़िज़ाई किल्लत हो गई, कोई खाने पीने को प्रोवाइड करो, कोई रहने को प्रोवाइड करो, वहाँ अवाम तंग है, वहाँ कुछ। माशाल्लाह वो बड़े मुत्तहिद होके बड़े हौसले के साथ अवाम लड़ रही है उनकी, ऐसा कोई मसला अभी तक हमें रिपोर्ट आप देखें ना, वो जो पीछे रैली हुई थी उसमें भी सदर मसूद और दूसरे लीडरान ने जो है वो अल-कुद्स रैली उसमें शिरकत की थी,
और मुझे ये लगता है कि वो ईरानी अवाम क्योंकि 40 साल से ये काम कर रही है हालत जंग में, तो उनको तो पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। इसराइली अवाम और इसराइली हुकूमत जो है वो पैनिक कर गई है, बिल्कुल वो इसके लिए तैयार नहीं थे अपने नुकसान के, उन्हें लगता था आगे बस हम ही जाएंगे, अटैक करेंगे और खत्म कर देंगे। ब्रेक पे चलते हैं नाज़रीन, उसके बाद दोबारा वापस आएंगे, बात करेंगे भारत के जंगी जुनून के हवाले से जो एक बार फिर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े जी जदीद तैयारे भारत ने खरीद लिए हैं और इसके जहन में क्या चल रहा है, क्या मोदी का जहन है, इसका क्या एजेंडा है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और अब बट साहब बताइएगा, मोदी बुखलाहट हम बड़ी देर से देख रहे हैं, उसमें कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। पहले कहता था राफेल होते, जब याद है आपको कि पहले भी इनका एक तैयारा गिरा था, वो चाय वाला मामला जब हुआ था, जब चाय पिला के हमने इनके फौजी को भेजा वाला, हाँ, अभिनंदन उस वक्त मोदी ने आके कहा था ना कि अगर राफेल होते तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। तो अब क्या हो गया, फिर तो राफेल भी आ गए और अब क्या लेना चाहता है, अब क्या खरीदना? तो राफेल गिरा नहीं लिए पाकिस्तान, वही तो कह रही हूँ कि अब क्या खरीदना चाहता है। अब एक तो S-400 उनका दिफाई सिस्टम है, जो रशियन दिफाई सिस्टम जो तबाह कर दिया था हमने, हाँ, जो पाकिस्तान ने तबाह उस वक्त कर दिया था, वो खरीदना चाहते हैं। और दूसरा वो ड्रोन्स खरीदना चाहते हैं। तीसरा राफेल 40 अरब रुपए के मजीद खरीदना चाहते हैं, मजीद गिरवाने के लिए, ठीक है ना। 40 अरब डॉलर के, 40 अरब डॉलर के, ठीक है जी। अब वो जंगी जुनून में मुब्तला हो गया है और मेरे ख्याल वो जो 4 रोज़ा जंग थी वो उसके दिमाग पे असर कर गई है। टोटल इसने 72 खरब रुपए की दिफाई अशिया जो हैं वो खरीदनी है। इसका मतलब 72 खरब, ठीक है, और यानी कि अरब और खरब डॉलर्स में इसलिए नहीं बता रहा कि आवाम को अंदाजा हो सके कि कितने खरब खर्च रहा है भारत, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो खरीद के और फिर वो इस दफ़ा इरादा रखते हैं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर झारियत करने के हवाले से। और ये दिफाई बजट जो है वो 72 खरब जिस पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके ज़हन की दाद देनी चाहिए कि उनके 1.5 अरब की आबादी है और 1.5 अरब की आबादी में उनके जो 70% अवाम है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। बात समझ नहीं है? और गुर्बत की लकीर से नीचे उसको कहते हैं जिसके पास अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो 1 टाइम खाना खाने का वो हो इख्तियार, या उसके पास गुंजाइश हो। तो उनको गुर्बत की लकीर से जो नीचे है, इनको हफ्तावार राशन हुकूमत प्रोवाइड करती है। उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास बैतुल खला का इंतज़ाम नहीं है, वो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं और मतलब सिसक रहे हैं खुराक के लिए और एक मतलब एवरेज जिंदगी के लिए बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। और अब आप मुझे ये बताएं कि ये लोग 72 खरब रुपए की जंगी साजो सामान खरीद रहे हैं। ये अगर 72 खरब रुपया उस अवाम पे लगा दें और अवाम खुशहाल हो जाए। ये माजी में तकरीरें करते रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी माशियत है, ये चौथी बड़ी माशियत है जी दुनिया की, ठीक है। और माजी में ये कहते रहे कि ये एशियन चैंपियन है भारत, ये चैंपियन है, वो आपने 10 मई को देख लिया। देखेंगे ये भी कहते रहे कि कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं तबाह हुआ। अगर नहीं तबाह हुआ था तो नया खरीदने की क्या जरूरत नहीं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया था, वो कोई इशू नहीं है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया था। लेकिन अब खुद भी साबित हो गया ना कि नुकसान हुआ है तो दोबारा भर रहे हो ना। वो राफेल गिरे थे तो और लेने पड़ रहे हैं ना जी। अगर वो नहीं गिरे थे तो फिर नए खरीदने की क्या जरूरत है, और वो भी ऐसे क्रूशल टाइम के अंदर जहां मोदी की सियासत भी लटक रही है। बट साहब 3 लोग हैं इस वक्त जो दुनिया के फसाद की वजह हैं। हम कल भी बात कर रहे थे, मोदी भी है उसमें, नेतन्याहू है उसमें, ट्रंप है, और तीनों की सियासत का जो बिस्तरा है वो भी गोल होता दिखाई दे रहा है क्योंकि तीनों की अवाम नाराज है। मोदी के पास कितना को टाइम रह गया है बतौर वजीर आजम, जो ये इतनी महंगी महंगी खरीदारी कर रहा है? ये क्या और स्टे करना चाहता है? ये तो वैसे भी अपनी पार्टी के उसके हिसाब से भी इसकी एज हो गई है रिटायर होने की। एक बात जो मुझे समझ आती है, अंबानी और अडवाणी, ये अडानी और अंबानी इसके फ्रंटमैन है। और जब भी वो अरबों खरबों की कोई मंसूबाजात लॉन्च करता है तो वो इनकी इंटरफेरेंस लाजमी होती है। मुझे ये लगता है कि इसमें जो आप बात कर रही हैं कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं भी ये समझता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं है। और कांग्रेस जो है वो इस वक्त बात तोल रही है इसके खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए, अवाम इसके खिलाफ वो कह रहे हैं इसने हमें हराया पाकिस्तान से, इसने पाकिस्तान से हराया, पहले जंग छेड़ी और फिर हार भी गए। उसके अलावा सफारती तौर पर बहुत डैमेज हुआ है। आप देखें कि आज वो इलाके का आज से पहले वो इलाके का थानेदार था इस खित्ते का,
और आज जो है वो सफारती तौर पे तन्हाई का शिकार है। जयशंकर जो बातें कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है? वो इसी वजह से तो कर रहा है कि भारत को कोई मूल लगाने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा वाकया है ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान, भारत से किसी ने कोई बात की है? इसराइल जो है वो भारत और नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू जंग से एक दिन पहले मिले हैं। इसराइल ने कोई भारत को कॉल किया है और नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं की। और मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में शायद इस तरह ना हो। मुझे ये लगता है कि ये मजीद पस्ती की तरफ जाएंगे। इंडिया जो है आप देखिए तो उनका एक इसलिए वो किकबैक्स के लिए हाँ। उनको अडानी और अंबानी को इस्तेमाल करेगा और उनसे किकबैक्स के लिए वो अपना फॉरेन फंडिंग या जो भी है वो करेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये खरीदारी करके कोई खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी कोई ऐसी वो तो वो प्लानिंग अपना है। दोबारा बैकअप कर रहा है ना, जो एक उसका जंगी नुकसान हुआ है जुनून वो भर रहा है क्योंकि उसको जुनून है। मेरे ख्याल बैकअप के अलावा ज्यादा उसका किक बैक का भी इशू है। ये वजह करप्शन करने की। करप्शन करने अच्छा भट्ट साहब, देखें कि उनका एक सहाफी है तरावीन साहनी, उसने बड़ी जो है वो कड़ी तनकीद की मोदी के ऊपर या इंडियन जो है वो कैबिनेट के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की सफारतकारी या पाकिस्तान के रोल के ऊपर तो बात करते हैं, एतराज करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जिसके रशिया, चाइना और अमेरिका के साथ बड़े मिसाली ताल्लुकात चल रहे हैं और तीनों के साथ चल रहे हैं बड़े बैलेंस। तो ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में पहले। तो ये मोदी की नाकिस पॉलिसीज की वजह से उसने कहा कि हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि मोदी की एक तरफ तो इंडिया बड़ा खुश था मोदी से, लेकिन मोदी ने कहाँ आके गलती की कि इतने नाराज हो गई अवाम भी और सफारती तौर पे इंडिया को इतना पीछे जाना पड़ा? उसका पहला टेन्योर तो नहीं है, ये बड़ी देर से टिका हुआ है वो इस मंसब के ऊपर। मोदी को दो चार बातें ले बैठी। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी का जो सेटबैक हुआ और जो नुकसान हुआ मोदी को वो हुआ है उस वजह से, जंग की वजह से जो इन्होंने पहलगाम वाकया डिज़ाइन किया झूठा और फिर उसके बाद पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ज़ेर करके तो इस खित्ते में अपनी जारादारी कायम कर लेंगे, पर ऐसा तो नहीं हो सका। वो पंजाबी की एक मिसल मशहूर है, आपको पता है, अत खुदा दा वैर है, तो वो अत खुदा का वैर था, ठीक है ना। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में शायद मोदी जो हैं वो भारत की नुकसान का मज़ीद बायस बनेंगे, जिसके लिए उनकी ऑपोजिशन जो है वो तैयार बैठी है और उनके बारे में सोचेगी। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को एक्सपोज किया। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त थे नरेंद्र मोदी, पर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से उनको एक्सपोज किया। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की आज भी तारीफें करते नहीं थकते। लेकिन उसने उन्हें भी रशिया से ऑयल लेना और ये वो सब कुछ अलाउ करके उन्हें भी फैसिलिटेट कर दिया था इंडिया को। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी कोई वाज़ेह स्टांस तो नहीं है, जब मर्जी वो इंडिया को खींच भी लेता है, जब मर्जी थोड़ा बहुत नहीं, पर उसके बाद इंडिया उठ नहीं सका उस तरीके से जिस तरह से उनकी उठान थी 10 मई के बाद की बात कर रहा हूँ। ये जो 4 रोज़ा जंग है इसने इंडिया को एक्सपोज किया है बुरे तरीके से, और उसके बाद जो वो नीच हरकतें करते रहे हैं उस पर लॉबिंग करने के, फंडिंग और ये वो सब कुछ, फिर क्रिकेट मैचेस के अंदर मुख्तलिफ तमाशे करते रहे। खैर उस दूसरी तरफ जो सिचुएशन है, जो आपने भी पहले थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अमेरिकन पॉलिसीज या गवर्नमेंट की पार्टीज हर किसी का अपना एक मैंडेट होता है। अब मोदी तो जंगी जुनून रखता है, लेकिन अगर जो उसकी ऑपोजिशन है अगर वो कल को आती है गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या तब भी इंडियन पॉलिसी पाकिस्तान के साथ इसी तरह जंगी काम करेगी या इनके भी माइंडसेट्स कभी चेंज होंगे पाकिस्तान के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी के जाने से इंडियन पॉलिसी जो है वो तब्दील वाज़िया तौर पे हो जाएगी। ये वही इंडिया है जिसका वाजपेयी चल के पाकिस्तान आया था और आके उसने मीनारे पाकिस्तान पर हाजिरी दी थी और उसमें अपनी बुक में मीनारे पाकिस्तान में जो यादाश्त की बुक है उसमें ये तहरीर किया था कि पाकिस्तान के नज़रिए को समझा था और उसको माना था। तो मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जो है वो SSR की वजह से कुछ मतलब अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो एंटी पाकिस्तान रखता है। वो क्या उनके शायर कहते हैं कि सरहदों पे तनाव है क्या, चुनाव है क्या, ठीक है ना। तो नरेंद्र ये जो बीजेपी है इनकी शायद पॉलिसी है कि वो इस तरह करके तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, ये हुआ आपने देखा हसीना वाजिद को जब बांग्लादेश से निकाला अवाम ने, तो उसकी बाकियात को, उसकी पूरी पार्टी को ही निकाल दिया, मतलब एक तरह से कि उसकी बाकियात भी ना काम कर सके। मेरे ख्याल से मोदी और बीजेपी का खात्मा भी ऐसे होगा। मेरे ख्याल में इंडिया और इंडिया का भी खात्मा ऐसे होगा और नरेंद्र मोदी बीजेपी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं
और आने वाले वक्त में कांग्रेस जो है उसके ऊपर आने के इम्कानात बहुत वाज़िया हैं। और मैंने ये सुना है कि उनके जो एलाई पार्टीज हैं नरेंद्र मोदी की, वो जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे इत्तेहाद जो है वो ख़त्म करने पे गौर कर रही हैं उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।